की मंडी। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि किस तरह का एक्शन कमोडिटी मार्केट में इस वक्त देखने को मिल रहा है। हम तीनों हम एक्सपर्ट्स को भी शामिल करेंगे जो कि आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा एक्शन है। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है। लेकिन सबसे पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं टॉप 10 कमोडिटी पर। कमोडिटी मार्केट से जुड़ी जो इस वक्त आ रही हैं उसके बारे में पहले आपको बता देते हैं। अगर सोने से शुरुआत करें तो अभी फिलहाल यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। 51,600 के नीचे सोना कारोबार कर रहा है। करीब 150 अंकों की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफ़ी सारी वजह भी हैं। सोने में ये जो दबाव दिख रहा है, डॉलर इंडेक्स में जो तेज़ी आई है उससे दबाव देखने को मिल रहा है। और 10 ईयर जो बॉन्ड यील्ड है वहाँ पर भी मजबूती है, जिसकी वजह से ये आज गोल्ड पर हम देखें तो दबाव है। MCX चांदी पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर 61,500 के नीचे कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 500 रुपये की कमजोरी इधर भी देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल में भी कमजोरी है। $120 के करीब यहाँ पर भाव नज़र आ रहा है। और चीन में लॉकडाउन फिर से लागू हो चुका है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में नरमी इस वक्त देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस पे देखेंगे तो वहाँ पर भी हल्का दबाव है। MCX पर भाव 700 के नीचे इस वक्त दिखाई दे रहा है। वही नाइमेक्स नेचुरल गैस भी $8.5 के पास है। करीब 2.5% से ज़्यादा की कमजोरी नाइमेक्स नेचुरल गैस में भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर यहाँ पर 1% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर है। भाव 770 के नीचे आ चुका है। जिंक चीन में लॉकडाउन से डिमांड में कमी होने की बात की जा रही है और यहाँ पर भाव 320 के नीचे आ चुका है। एल्युमिनियम में भी दबाव है लॉकडाउन के चलते और यहाँ पर भी भाव 225 के नीचे इस वक्त दिखाई दे रहा है एल्युमिनियम प्राइसेस में। एग्री मार्केट को लेकर जो बड़ी खबरें आ रही हैं और जो एक्शन है वो भी आपको एक एक करके बता देते हैं। मेंथॉल की बात करें तो दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाव 1025 के करीब है। कॉटन में 1% की शुरुआती कमजोरी इस वक्त है और भाव 46,600 के नीचे है इस वक्त दिखाई दे रहा है। हल्दी अच्छी बुआई और स्टॉक भी बेहतर है। भाव 8,000 के करीब इस वक्त दिख रहा है हल्दी में। जीरा में अगर देखेंगे तो वहां पर तेजी है। उत्पादन कम हुआ है, इसके चलते एक तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। भाव 21,300 के करीब इस वक्त दिखाई दे रहा है। धनिया पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर भी हल्की तेजी है। और NCDEX पर भाव बात करेंगे तो भाव 11,300 के करीब इस वक्त कारोबार कर रहा है। और कैस्टर में कम निर्यात जिसके कारण मुनाफा वसूली हावी और भाव 7,400 के पास इस वक्त दिखाई दे रहा है कैस्टर में। तो ये हाल एग्री मार्केट और नॉन एग्री मार्केट में भी किस तरह का एक्शन है, सोने चांदी में किस तरह के लेवल्स दिख रहे हैं, ये हमने आपको बताया। चलिए अब एक्सपर्ट्स को भी शामिल कर लेते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिटूपन मजूमदार टेक्निकल एनालिस्ट, अनुज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं IIFL सिक्योरिटी से और रविंद्र राव भी हमारे साथ मौजूद हैं कोटक सिक्योरिटी से। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सबसे पहले तो बिटूपन आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे और आपका व्यू सबसे पहले लेना चाहेंगे कच्चे तेल पर। चीन में लॉकडाउन की खबरें इस वक्त निकल कर आ रही हैं। US में हम देख रहे हैं कि गैसोलीन के प्राइसेस में वैसे वहाँ पर डिमांड में तेज़ी है, लेकिन आने वाले समय में वहाँ पर भी एक प्राइसेस में कमी की बात की जा रही है। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट हो रहे हैं कच्चे तेल के संदर्भ में आप कैसे देख रहे हैं और आपका क्या आउटलुक बन रहा है कच्चे तेल पर? देखिए, कच्चे तेल का जो भी रेट बढ़ा है ये काफी ग्लोबल प्रॉब्लम है और यूएस के जो भी इन्फ्लेशन है उस इन्फ्लेशन नंबर में एनर्जी जो कॉस्ट है वो काफी बढ़ा हुआ के आया हुआ है। और जिस तरह से अभी यूएस में इन्फ्लेशन है 8.6% जो रीडिंग है इट्स ऑलमोस्ट लाइक 40 इयर्स हाई। और ये इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल नहीं हो पा रहा क्योंकि जो भी फेड के तरफ से स्टेप लिया गया था, जिस तरह से रेट हाइक हुआ है उसके बाद से भी क्रूड ऑयल या एनर्जी कमोडिटीज में कोई ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर करेक्ट नहीं करते हैं तो काफी मुश्किलें आ सकते हैं। और एक चीज हो रहा है कि क्रूड ऑयल में अभी तक डिमांड डिस्ट्रक्शन का लेवल, अभी डिमांड तो ऐसा कुछ खास नहीं आ रहा, लेकिन मेन जो कंसर्न है वो सप्लाई की तरफ से। लेकिन अभी ऐसा रीच हो गया, इस तरह से सिचुएशन बन रहा है कि यहाँ से शायद डिमांड डिस्ट्रक्शन भी आ सकता है। चार्ट्स में मार्केट थोड़ा तेजी बन रहा था, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से शायद कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट होना चाहिए। और जो नाइमेक्स के जो भी या ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी 120 के आसपास जो चल रहा है, मुझे लग रहा है ये गोइंग फॉरवर्ड मार्केट में थोड़ा सा यहाँ से $10-15 तो करेक्ट करना ही है। और
जिस तरह से इक्विटीज मार्केट में वीकनेस है यूएस में, डाउ में देखिए, नास्डैक में देखिए, पूरे स्पिल ओवर इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट में, इंडियन मार्केट में देखेंगे तो पूरा इक्विटी में जिस तरह से सेल ऑफ है ग्रोथ कॉन्सर्न्स के लिए, उसको मद्देनजर रखता है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो ग्रोथ है ग्लोबली वो स्लो डाउन पे आ सकता है, या यूएस में फिलहाल अभी रिसेशन जैसा सिनेरियो चल रहा है, प्रोबेबली यूएस का एक क्वार्टर तो निगेटिव जीडीपी है, सेकंड क्वार्टर में पॉसिबली जीडीपी निगेटिव आ सकता है। सो सेंटिमेंटली दिखेंगे तो पहला तो चीज है कि फेड की तरफ से एग्रेसिव टाइटनिंग पॉसिबल है, 2-3 बार शायद 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हो सकता है, तो उसको मुझे लगता है कि ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल इसमें थोड़ा तो करेक्ट होना चाहिए, और मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे शॉर्ट साइड में ट्रेड लेना चाहिए। तो कोई भी पुल बैक आता है इंट्राडे में पुल बैक, तो मेरे हिसाब से मार्केट में सेल करना चाहिए। एमसीएक्स के जो प्राइसेस है इमीडिएटली मेरा टारगेट दिख रहा हूँ मैं 9100 का, और शायद गोइंग फॉरवर्ड 8500 8600 भी दिख सकता है। और जो भी ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो एक बेयर पुट स्प्रेड लेके भी मार्केट में होल्डिंग कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय क्रूड पर दे दी गई है आपको। इसके अलावा रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हमने आपको बताया। रविंद्र, आपका क्या व्यू बन रहा है? आपसे सोने चांदी पर राय लेना चाहेंगे। एक तेजी आई थी सोने में हमने देखा, लेकिन अब जो ट्रेड दिखाई दे रहे हैं, देखिए जो टिक हमें मिल रही हैं, थोड़ा हल्का नरमी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी तेजी आई है, उससे भी दबाव बन रहा है, और 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड में भी मजबूती है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि सोने चांदी में का प्रेशर है। तो यहाँ पर क्या आउटलुक बन रहा है आपका, और किस तरह का ट्रेड सुझा रहे हैं ट्रेडर्स को? गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड में मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक मिक्स फैक्टर है, क्योंकि जो गोल्ड में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन गोल्ड नॉर्मली इज अ ट्रेडिशनल हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन अगर यूएस के देखें तो 40 इयर्स हाई पे है, और पिछला जो इन्फ्लेशन डेटा आया था वो भी काफ़ी बढ़ के आया था। एक्सपेक्टेशन वाज 8.3 बट इट केम एट 8.6। तो मेरे हिसाब से दैट इज व्हाट इज सपोर्टिंग गोल्ड प्राइस। और हमने लास्ट वीक में फ्राइडे में गोल्ड के मूव्स भी देखे, लोज भी बनाया, उसके बाद हाइज भी बनाया, एंड इट क्लोज्ड एट हाई। बट इस वीक में फेड मीटिंग है, और एक्सपेक्टेशन यही है कि शायद 50 बेसिस पॉइंट का एक हाइक होगा, लेकिन मार्केट एक्सपेक्ट ये भी कर रहा है कि जो इन्फ्लेशन नंबर्स आए थे लास्ट वीक में, तो पॉसिबिलिटी लाइक मार्केट इज होपिंग दैट इट माइट बी मोर एग्रेसिव देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, लेकिन लग नहीं रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट से ऊपर होगा। बट यस, उनका जो गाइडेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा फेड की तरफ से, तो मेरे हिसाब से वो एक फैक्टर है जो कि गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। सेकंड, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी भी ऑन है, जैसे कि रशिया यूक्रेन काफ़ी टाइम से चल रहा है, एंड इट इज स्टिल ऑन एस्केलेशन हो रहा है, और अभी नॉर्थ कोरिया में भी मिसाइल टेस्टिंग हुआ है, एंड साउथ कोरिया एंड यूएस से भी उसका कुछ रिस्पांस दिख रहा है, तो आई थिंक दैट इज आल्सो सपोर्टिंग गोल्ड प्राइसेस, और इस वजह से गोल्ड में हम एकदम शार्प फॉल नहीं देख रहे हैं। यस, थोड़ा सा जो अपमूव है वो थोड़ा सा एक आई वुड से इट हैज टेकन अ पॉज इन फैक्टर्स की वजह से, बट मेरे हिसाब से फेड मीटिंग तक हो सकता है कि गोल्ड थोड़ा बहुत रेंज बाउंड में रहे, लेकिन फेड मीटिंग के बाद अगर फेड 50 बेसिस पॉइंट हाइक ही करता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड में हम फिर से एक बार अपमूव देख सकते हैं। मैं शॉर्ट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव है गोल्ड में, इसलिए हमने गोल्ड सिल्वर दोनों में ही एक ब्रेकआउट बाय दिया है आज के सेशन में, या फिर 1-2 दिन का सेशन अगर देखें तो गोल्ड में 51,800 के ऊपर एक ब्रेकआउट है, जिसके ऊपर हमें लगता है कि 52,200 52,300 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। सिमिलरली सिल्वर में 61,700 के ऊपर ब्रेकआउट है, अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो देन वी माइट सी सिल्वर मूविंग टुवर्ड्स 62,600 63,000 आल्सो। तो मेरे हिसाब से फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव गोल्ड सिल्वर अभी भी एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। इन्फ्लेशन के चलते और जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते इसमें एक पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रह सकता है। थोड़ा बहुत रेंज बाउंड मूव हो सकता है, बट आई थिंक ब्रेकआउट पे कॉल लेना बेटर है, या फिर काफ़ी अच्छा करेक्शन आता है तो एक बार बाय कर सकते हैं, बट इमीडिएटली अगर देखते हैं तो ब्रेकआउट पे कॉल लेना एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी। ओके, तो ब्रेकआउट पे कॉल लेना बेटर स्ट्रैटेजी है, और इस वक्त सोने में शॉर्ट करने की राय नहीं है, क्योंकि ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें तो ग्लोबल मंदी का माहौल बना हुआ है। फेड महंगाई के आंकड़ों को देखते हुए अब फेड रेट हाइक को लेकर और ज़्यादा वहाँ पर पुश करता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है, तो सोने में यहाँ पर तेज़ी दिख सकती है। लेकिन एक बार नज़र डाल लेते हैं रुपए पर, और डॉलर के मुकाबले रुपए ने अब नया रिकॉर्ड निचला स्तर छू लिया है। 78.28 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 28 पैसे कमज़ोर खुलने के बाद।
एक बार सोने पे व्यू ले लेते हैं और इस पर राय देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ कुणाल सुधानी जुड़े हैं सोने रुपए पर अपना व्यू देने के लिए। कुणाल, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए अपना इटीना स्वदेश को। रुपए हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या आउटलुक बन रहा है आपका और कितनी कमजोरी यहाँ पर आ सकती है रुपए में? कुणाल, आपसे रिक्वेस्ट होगा अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। Yeah, I hope I'm audible now. तो सबसे पहले अगर अपन बात करें यूएस सीपीआई की, तो यूएस सीपीआई का जो ओवरऑल नंबर है वो 8.6% आया, बट आई थिंक उससे ज्यादा जरूरी था वो कोर सीपीआई नंबर। अगर आप कोर सीपीआई नंबर की बात करें जो एनर्जी कंपोनेंट्स और फूड को एक्सक्लूड करता है, वो नंबर काफी ज्यादा आया, मंथ ऑन मंथ 0.6% एंड ईयर ऑन ईयर अराउंड 6%, जो काफी बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट बनता है ओवरऑल सीपीआई नंबर से भी ज्यादा। इस वजह से 10 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड्स 3.17% की ओर बढ़ गए, डॉलर इंडेक्स 104 हाफ की तरफ चला गया, ब्रेंट क्रूड प्राइसेस थोड़े कूल ऑफ हुए, बट तभी 120 के आसपास अगर वो मेंटेन कर रहा है तभी वो इंडिया के लिए उतना अच्छा नहीं है, बीइंग एन इंपोर्ट डोमिनेंट ऑयल इंपोर्ट डोमिनेंट कंट्री। तो अगर इसके भी ऊपर रह रहा है तो थोड़ा रुपये के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात करें हम कोविड वापस जो वीकेंड में चाइना में कोविड केसेस वापस से रिसर्च कर रहे हैं, सो वो भी एक कंसर्न बनता दिख रहा है ओवरऑल ट्रेजेक्टरी पे। अगर हम डॉलर रुपए की पर से बात करें तो जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 77.80 का, वो एक सपोर्ट बन चुका है अब, और ऊपर की तरफ 78.60 तक स्पेस है। थोड़ा कंसोलिडेशन देखा जा सकता है इस पॉइंट पे, बिकॉज फेड की पॉलिसी 15th ऑफ दिस मंथ है, जो वेडनेसडे को हमें पता चल जाएगा रात को उनके डिसीजन का। बट जिस हिसाब से कोर सीपीआई ऊपर गया है तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स 50 बेसिस नहीं, कई 75 बेसिस हाइक भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से ये डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ चला गया। एक एक्सपोर्टर के लिए मेरी यही राय होगी कि थोड़ा अभी भी होल्ड कर सकते हैं 77.80 को एक मेंटल स्टॉप लॉस रख के, और जहां पे कहीं इंपोर्टर्स भी थोड़ा पैनिक कर रहे हैं बिकॉज एक अनचार्टेड टेरिटरी की ओर बढ़ चुका है, तो इंपोर्टर्स के लिए मेरी यही सलाह होगी कि यहाँ पे ऑप्शंस यूज करके हेज करें रादर देन फॉरवर्ड्स, बिकॉज ऑप्शंस आपको एक डबल पी अप्रोच देता है, प्रोटेक्शन और पार्टिसिपेशन। अगर कोई रीजन से ब्रेंट क्रूड प्राइसेस कूल ऑफ हो जाते हैं या आरबीआई मैसिवली इंटरवीन करता है और नीचे भी आ जाता है, सो एक ऑप्शंस नीचे की तरफ भी एक अच्छा हेज प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज वो नीचे की तरफ आपको पार्टिसिपेट करने देते हैं और ऊपर की तरफ आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। सो एक इंपोर्टर के लिए मैं यही करूंगा, एट द मनी स्ट्राइक नियर 1 और 2 मंथ्स प्रेफरेबल होगा अपने आप को हेज करने के लिए, और एक्सपोर्टर्स के लिए मैं यही सलाह दूंगा कि 20-30% यहाँ कर सकते हैं, बट एक स्टॉप लॉस रख के थोड़ा और वेट कर सकते हैं, यहाँ से और फर्दर 78-60 की तरफ स्पेस बनता है। ओके, तो 78-60 की तरफ भी एक दबाव यहाँ पर दिख सकता है, तो इसका ध्यान रखिए और एक ट्रेड इसको ध्यान में रखते हुए ले सकते हैं। कुणाल, आपसे फिर ये भी समझना चाहेंगे, गोल्ड सिल्वर पर भी आपका व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि हल्की नरमी आई है, बट रुपए से जो सपोर्ट मिल रहा है, कमज़ोर रुपए से जो सपोर्ट मिल रहा है, क्या सोने में आप और तेज़ी देख रहे हैं आगे, और उस सोने के लिए क्या टारगेट देख रहे हैं आप? सो बेसिकली मेरा व्यू ये बनता है कि जब भी ये रिस्क ऑफ होता है, जबकि ग्लोबल इक्विटीज नीचे आ रहे हैं, बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं, सो कमोडिटीज ऐसे साइकिल में ऊपर की तरफ जाते दिखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कूल ऑफ दिखा है, बट मेरे लिए आई थिंक हम $1900 की तरफ हम बढ़ सकते हैं। सो मैं थोड़ा सा रिस्क ऑफ को और थोड़ा कंटिन्यू करते देखता हूँ, बॉन्ड यील्ड्स को थोड़ा और ऊपर जाते देखता हूँ, और गोल्ड और सिल्वर की तरफ भी मुझे लग रहा है कि सिल्वर अराउंड $26 तक जा सकता है इन डॉलर टर्म्स, और गोल्ड $1900 की तरफ यहाँ से वापस ऊपर की तरफ रुक ले सकता है, बिकॉज एक सेफ हेवन है। और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो गोल्ड और सिल्वर पे ऐसे मौकों पे ज्यादा रहा है, जहाँ पे थोड़ी सी अभी भी अगर एफपीआई फ्लोज की बात देखें इस पूरे साल में, सो इक्विटीज में 1.81 लाख करोड़ का आउटफ्लो हमने ऑलरेडी देख लिया है। सो कहीं ना कहीं ये सेफ हेवंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट करेंगे, तो मैं थोड़ा दोनों तरफ सिल्वर एंड गोल्ड पे थोड़ा सा बुलिश रहूंगा एट दिस पॉइंट इन टाइम, विद टारगेट ऑफ $1900 एंड $26।
ओके, तो चलिए सोने चांदी पर भी आपको ये व्यू बता दिया गया। कुणाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सोने चांदी और रुपए पर भी अपना व्यू शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सोने चांदी पर आपका व्यू सुनवाया, लेकिन हम अनुज अब आपके पास आना चाहेंगे और आपसे राय लेना चाहेंगे बेस मेटल्स पर। वहाँ पर जिस तरह की गिरावट आज हम देख रहे हैं, चौतरफा गिरावट हर एक स्पेस में देखने को मिल रही है। चीन में लॉकडाउन की जो खबरें आई हैं उसके बाद अब क्या लग रहा है आपको, ये जो गिरावट है यह कितनी गहरा सकती है? क्या बेच के चलना चाहिए जितने भी मेटल्स हैं उन्हें? देखिए, बेस मेटल में हमने पिछले दिनों में काफ़ी अच्छी रिकवरी आते हुए देखी थी। आज थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। हालांकि डिमांड साइड अभी भी हमें लगता है कि पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डिमांड एक्टिविटी बढ़ रही है, हमें लगता है कि एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हो सकती है। लास्ट वीक भाव में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, तो यहाँ पर हमारी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। हमें लगता है कॉपर में करीबन 765 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 759 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 775 तक हो सकता है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे भावों में गिरावट आते हुए देखी है। हमें लगता है कि उससे एक अच्छा सपोर्ट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट एक ओवरसोल्ड जोन में है, जहाँ पर एक खरीदारी लौटी जा सकती है। हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं कॉपर के अंदर। जहाँ तक जिंक का सवाल है, हमें लगता है यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं। 316 के आसपास खरीदारी करें, 314 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 321 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि हालांकि अभी भाव थोड़े से गिरावट की तरफ आ रहे हैं, बट यहाँ पे जो डिप मिल रहा है वहाँ पर सपोर्ट तक वेट करें। सपोर्ट के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ओके, बितुपन आपका भी कोई ट्रेड है मेटल स्पेस में? मैं ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। मैंने स्टेटमेंट दिया था कि क्रूड ऑयल के ऊपर ऑन द सेम फंडामेंटल्स, और जिस तरह से मुझे लग रहा है कि जिस तरह से इंडस्ट्रियल कमोडिटीज का है, जिस तरह से लास्ट 2-3 साल से जिस तरह का रैली है, जिस तरह से प्राइजेस है, ये काफी ग्लोबल कॉन्सर्न है। और इस लेवल पे जो इन्फ्लेशन को अगर हम लोग सोचते हैं कि इन्फ्लेशन कूल डाउन होना है, तो सब जो कमोडिटीज है इनके दाम कम होने हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिलहाल के लिए जो यूएस के पॉलिसीज है, यूएस के पॉलिसी मेरे हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा सा हॉकी स्टैंस पे ही रहेगा। और बेस मेटल में काफी एक अच्छा खासा रैली हुआ है सप्लाई डेफिसिट के कारण। मोस्टली डिमांड पिकअप है, लेकिन सप्लाई का जो सिनेरियो वो रिजॉल्व होगा कि नहीं, वो दैट्स अ बेन थी। लेकिन अभी फिलहाल जो प्रेशर आने वाला है मोस्टली फ्रॉम द मॉनेटरी पॉलिसी साइड, जो जिसको लगता है कि मुझे मार्केट में थोड़ा सेल ऑफ रहेगा। जिंक हो या एल्यूमिनियम हो या कॉपर, मेरे हिसाब से लग रहा है कि प्राइसेज यहाँ से 10-15% तो गिर सकते हैं। तो कॉपर में अगर मैं देखता हूं तो कॉपर इंट्राडे में अनुज ने जिस रेंज में बताया था, मैं यहाँ पे सेल नहीं करूंगा, मैं थोड़ा पुल बैक के लिए वेट करूंगा। मैं 774-75 के लेवल के आसपास सेल करने के लिए सोचूंगा, और नीचे मैं 765 to 760 का टारगेट रखूंगा इंट्राडे के लिए। तो सेल ऑन पुल बैक इज ए थिंग आई एम बेसिकली लुकिंग एट rather than buying on declines. ओके, तो यहाँ पे दो व्यूज़ निकल कर आए। कॉपर में 775 के टारगेट्स अनुज देख रहे हैं, वहीं बितुपन का मानना है कि 760 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये रणनीति यहाँ पर सुझाई गई है। रविंद्र, आप क्या व्यू शेयर कर रहे हैं मेटल्स पर? चौतरफा बिकवाली है, कहाँ पे नज़र है आपकी? आप भी कॉपर पर ही रणनीति सुझाएंगे या फिर दूसरे मेटल्स पर आपकी नज़र है? अगर कॉपर एक्चुअली बेस मेटल्स सारा ही थोड़ा सा एक साइडवेज टू डाउन में ट्रेड कर रहा है, और ये मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहेगा। कॉपर में एक सपोर्ट है 765 के आसपास। मेरे हिसाब से अगर वो सपोर्ट होल्ड करता है तो फिर एक पुलबैक आ सकता है टुवर्ड 770 772 तक। आई थिंक वहां पर कॉपर को शॉर्ट करना एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी। पॉसिबिलिटी है कि वहां से फिर से ये नीचे में 760 के आसपास आ सकता है, बट आई थिंक अंटिल 766 765 सपोर्ट होल्ड्स आई वुड बी स्लाइटली ऑन द बाइंग साइड। एक कॉन्ट्रा पोजीशन है, बट एक पुलबैक एक्सपेक्टेड है, और पॉसिबिलिटी कि 772 तक आए तो वो एक शॉर्टिंग रेंज होगा। और अगर जिंक की बात करें तो जिंक में मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक नेगेटिव मोमेंटम भी बना हुआ है, और हमें लगता है कि कोई भी पुलबैक आए इसमें टुवर्ड्स 317 318 एक बार शॉर्ट करके चलना चाहिए। 308 तक के लेवल्स जिंक में पॉसिबल है, और इसमें अपसाइड जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो अराउंड 320 322 के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस जोन है। तो मेरे हिसाब से जिंक में आई वुड बी ऑन द शॉर्ट साइड, और अगर कॉपर की बात करें तो इन लेवल्स पर मेरे हिसाब से बाइंग वुड बी बेटर, क्योंकि सपोर्ट के आसपास है। लेकिन अगर ऊपर आता है अराउंड 772 774, आई थिंक दैट इज अ शॉर्ट रेंज। ओके, ठीक है। तो
कॉपर में दोनों तरफ की एक रेंज आपको बता दी गई है, बिकवाली की भी और खरीदारी की भी। जिंक में बेच के चलने की राय आपको बताई जा रही है, टारगेट और स्टॉप लॉस भी सुझा दिया गया है। अब अनुज, क्विकली आपसे समझना चाहेंगे, एग्री मार्केट पर अगर बात करें, एग्री कमोडिटीज पर, तो वहां पर आपकी रणनीति कहाँ सुझाएंगे आप? एग्री कमोडिटीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने लास्ट वीक में ग्वार में अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी थी, तो हमें लगता है कि ग्वार के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। ऑलरेडी प्राइसेस काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में है, जहाँ पर खरीदारी लौटी देखने को मिल सकती है। तो ग्वार सीड में जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 5750 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 5650 का रहेगा, टारगेट करीबन 5900 तक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमने कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी रिकवरी आते हुए देखी थी। हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में भी लोअर लेवल पर रिकवरी का ट्रेड बनाया जा सकता है। करीबन 2840 में खरीदारी करें, 2770 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 2950 तक हो सकता है। कहीं ना कहीं मानसून के डिले होने की वजह से हमने देखा है कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में डिमांड देखने को मिली है, प्राइसेस को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है, तो वो कंटिन्यू यहाँ पे रह सकता है। आगे का जो मोमेंटम है एग्रीकल्चर कमोडिटी का, वो मानसून आने के बाद ही डिसाइड होगा। तब तक हमें लगता है कि जो फिलहाल एक प्राइसेस में रिबाउंड है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जहाँ तक मसालों का सवाल है, यहाँ पर हमने जीरा के अंदर एक रिकवरी आते हुए देखी है। लास्ट वीक हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी थी। हमें लगता है कि जीरा में भी यहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड के चलते और डोमेस्टिक डिमांड के चलते खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड रहेगा करीबन 21,200 में, स्टॉप लॉस 20,950 का रहेगा, टारगेट करीबन 21,700 तक हो सकता है। तो जीरा के अंदर और बाकी मसालों में भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपको एग्री कमोडिटीज़ में दे दी गई है। रविंद्र, आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी थोड़ी देर पहले अनुज मसालों की बात कर रहे थे, मसालों के में अगर देखें तो आपका टॉप ट्रेड, आप कहीं पर, आपकी कहीं नज़र है, आपकी तरफ से टॉप ट्रेड कौन सा होगा? वेल, आई थिंक जीरा में प्राइसेस काफ़ी कंसोलिडेट हो रहे हैं और ये कंसोलिडेशन टॉप लेवल्स पर ही है और आई थिंक इट इज़ वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट। अगर इसमें 21,650 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आई थिंक वी माइट सी प्राइसेस गोइंग अगेन हायर टुवर्ड्स 22,500 से 23,000 तक का लेवल आ सकता है। इसमें जो सपोर्ट जोन है वो अराउंड 20,850 के आसपास है, शॉर्ट टर्म व्यू है। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर इसमें एक सेल ऑफ आ सकता है, अदरवाइज आई थिंक इट इज़ सेट फॉर अ ब्रेकआउट। और उसके अलावा अगर कोरिएंडर की बात करें तो कोरिएंडर में भी आई थिंक एक अप मूव के बाद हमने एक करेक्टिव मूव देखा है। इसमें जब तक कि 10,900 10,950 होल्ड है, आई थिंक सपोर्ट ले रहा है मार्केट, लेकिन उतना कन्विंसिंग नहीं है जितना जीरा है। बट आई थिंक जब तक कि 10,900 10,950 होल्ड है, मेरे हिसाब से एक पुल बैक रैली आ सकता है और एंड दैट पुल बैक रैली माइट एक्सटेंड टिल 12,000 ऑड लेवल्स। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही काउंटर थोड़े से पॉजिटिव लग रहे हैं। दोनों में से अगर देखें तो जीरा इज लुकिंग मच बेटर। कॉटन में लेकिन रविंद्र, आपका क्या व्यू बन रहा है? आज हम देख रहे हैं कि वहां पर भी कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉटन और कॉटन केप पर कोई रणनीति सुझाएंगे आप? हिसाब से बहुत एग्जैजरेट हुआ है मूव और मुझे लगता है कि इसमें एक लॉन्ग पेंडिंग एक करेक्टिव मूव मेरे हिसाब से आना चाहिए और पॉसिबिलिटी है कि एक अच्छा खासा करेक्टिव मूव कॉटन M6 कॉटन में आ सकता है। अगर कॉटन केक की बात करें तो कॉटन केक में आई थिंक इट इज आफ्टर अ फॉल इट इज मूविंग इन अ साइडवेज कंसोलिडेशन। हो सकता है कि 2,900 और 2,700 के रेंज में ट्रेड करे। अगर ये रेंज ब्रेकआउट होता है तो एक डायरेक्शन मिल सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड जो है इसका वो थोड़ा सा डाउनसाइड की तरफ ही है। तो मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि 2,900 के आसपास इसमें एक सेलिंग आ सकती है और हो सकता है कि वहाँ से हम इसमें फिर से एक बार डाउन मूव देखें, लेकिन इसमें जो मेजर फॉल है वो 2,700 के नीचे ही आएगा। तो मेरे हिसाब से एक रेंज बाउंड मूव है एंड आई थिंक वो रेंज के साथ चलना चाहिए। अगर 2,900 या 2,700 का ब्रेकआउट आता है देन आई थिंक वी माइट सी अ क्लियर डायरेक्शन। तब तक के लिए आई थिंक इट शुड बी मूविंग इन अ 200 पॉइंट रेंज। बिल्कुल, तो ये राय कॉटन और कॉटन केक पर भी आपको दे दी गई है। चलिए रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अनुज और ऋतुपन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज़ पर अपनी राय भी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे कि वायदा बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।